हेलो, जय हिंद साथियों। तो फाइनली जैसे कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरा रहे हैं। तो अब फॉर्म जब भरा गया तो समस्या सबसे बड़ा है कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जाए, क्योंकि पढ़ना और एग्ज़ाम में क्रैक करना दोनों में बहुत अंतर होता है। देख लेना अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में कितने लोग होते हैं, पढ़ते 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 पता चला कि फिर कहीं घर वाले हटा दिए, बोल दिए कि जाओ अब हम तुमको पढ़ाने वाले नहीं है, कितना दिन पढ़ाएंगे। तो पढ़ना वो होता है और एग्ज़ाम क्रैक करना। फॉर्म भर दिया, वैसा कुछ रणनीति तैयार करें, कुछ वैसा रणनीति तैयार करें जिसके वजह से हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लें और जो अपना सपना है ना, खुद का सपना, उस सपने को पूरा कर लें। तो रही बात एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी में मैथ जो होगा आपका 25 नंबर का होगा, रीजनिंग जो होगा 25 नंबर का होगा, जीके जीएस जो होगा यह 25 नंबर का होगा, और लैंग्वेज सब्जेक्ट यह आपका 25 नंबर का होगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप हिंदी रखें या इंग्लिश रखें। तो सबसे इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह मैथ और रीजनिंग का हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा यदि लड़के कहीं ध्यान दे रहे हैं तो यह मैथ और रीजनिंग पे। तो मैथ और रीजनिंग या 25-25 नंबर हो रहा है, 50 नंबर हो रहा है। और फाइनली जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सटीक तरीका से आपको समझाते हुए जाएंगे। होता क्या है कि लड़के तैयारी करने वाले हैं, लेकिन पूर्ण रूप से तैयारी करने वाले लड़के कितने होते हैं वह एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद पता चलता है। पूरे 2 साल 3 साल से मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके जीएस पढ़ रहे हैं, और जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं पता चला कि 25 मैथ था, 25 में 20 से 22 हम क्या किए हैं कि अटैम्प्ट किए हुए हैं। मेरे दोस्त खुद से सोचो कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम छोड़ करके आ रहे हो और एक क्वेश्चन 1 लाख लड़कों के पीछे ले जाकर फेंकेगा। यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं इसका मतलब हुआ कि आप 1 लाख लड़कों के नीचे चले गए हैं और वैकेंसी का पता चल रहा है कि 25,000 वैकेंसी है। तो हम यहाँ पे मैथ में 25 और रीजनिंग में 25 कैसे करें, क्योंकि जीके जीएस है या 25 है और बता रहे हैं 25 में 25 मारने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट का भी पार्ट आएगा। और जीके में करंट जो आ रहा है, यदि आप लगातार डेली करंट का क्लास न देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या है। तो यहाँ पे 25 में 25 कोई नहीं कर सकता। यदि अटैम्प्ट भी कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि एक बात यह भी ध्यान रखिए कि 100 में 100 मारने वाले कभी भी नौकरी नहीं लेते। जो बोल रहे हैं ना बंदा कि 100 में 100 मार के आए हुए, खुद पूछना उससे कि कितना सही मारा है, उसको खुद को पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जीके जीएस में जाएंगे ना, मैक्सिमम बता रहे हैं 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल यहाँ से क्रॉस करेगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट का बात हुआ, यहाँ पे आप 25 में 25 मंगा सकते हैं यदि आप पढ़ रहे हैं तब, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है ना, समझने की क्षमता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना समझ रहे हैं। और कट ऑफ का जहाँ तक बात की जाए तो जनरल है ना 75+ याद रखिए कि इससे ऊपर कट ऑफ जाने वाला है। बात रही ओबीसी की, तो इसका जो कट ऑफ होगा 70 से 75 के बीच में होगा। तो आप रणनीति वैसा तैयार करें ना जिसके तहत आपका जो सपना है वह पूरा हो जाए। अब यहाँ आप 25 में 25 मैथ में मंगा दे रहे हैं, 25 में 25 रीजनिंग में 50 तो आपका हो गया। बात रही जीके जीएस की, जीके जीएस कोई भी 100% करके आता नहीं है। यहाँ आप यदि 25 से 15 भी कर रहे हैं तो 65 तक चले जाएंगे। और लैंग्वेज सब्जेक्ट कितना भी यदि आपका कमज़ोर होगा ना, 15 यहाँ से भी आ जाएगा, 80 के आसपास आप चले जा रहे हैं। और यदि 80 के पास जा रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, 80 एक सेफ जोन होगा। तो दोस्तों अब तरीका क्या है, रणनीति क्या है, आप खुद से बनाइए, क्योंकि रणनीति आप बनाइएगा और आपको ही चलना है उस रणनीति पे। तो जैसे कि हम आप लोगों से वादा किए हुए थे कि एसएससी जीडी का मैथ और रीजनिंग का
एक एक सेट डेली करवाते हुए जाएंगे। तो आज पहला क्लास होगा एसएससी जीडी का, और मैथ का जो क्लास है एसएससी जीडी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जरा स्क्रीन पे देखिएगा, बोल रहा है कि एक संख्या के 30% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 4800 है। एक संख्या के 30% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 4800 है। तो आप बोलिएगा संख्या का 30% और उसी संख्या का 22%, यदि यहाँ पे अंतर देखें तो बोलिएगा कि 8% है और इसका मान दिया हुआ है 4800 रुपया। 8% का मान दिया हुआ है 4800 रुपया। यहाँ से बोलेगा कि सर जी 1% का जो वैल्यू होगा 600 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि 18 उस संख्या का 18% क्या है। तो जब 1% 600 है तो 18% 600 गुना का 18, 18 छक्का 108, यह हो जाएगा आपका 10,800। तो एसएससी जीडी का लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस बात से पीछे न हटिए कि मेहनत बिना किए हमको नौकरी मिलने वाला है, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने से यदि पीछे हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच लीजिए अपना ही नहीं अपने आने वाले का ही फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 18,600 रुपया हो जाती है। मूलधन कोई 15,000 था, टाइम बोल रहा है कि 4 वर्ष, और अमाउंट जो हो रहा है, मिश्रण जो हो रहा है, यह हो जा रहा है आपका 18,600 रुपया। पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। अब सबसे पहला बात वही बेसिक अपनाएं। कब तक बेसिक अपनाते रहेंगे? सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि मूलधन 15,000 है और मिश्रण जो है 18,600 है, तो ब्याज कितना मिला? तो आप सीधा सीधा बात बोलिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट और माइनस का प्रिंसिपल होता है। यहाँ 18,600 में से आप यदि 15,000 निकाल लेंगे तो बोलेंगे कि 3,600 रुपया जो है हमको ब्याज मिला है। तो क्या फिर से तरीका अपनाएं कि साधारण ब्याज बड़ा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100? नहीं, यह दोस्त बहुत पुराना तरीका हो चुका। बार बार बेसिक से जाइए, कब तक बेसिक से जाइएगा? यहाँ देखिए ना, आपको 4 साल में 3,600 रुपया मिल रहा है, तो सीधा सीधा आप बोलिए रेट फाइंड करना है। 1 साल में 900 रुपया मिलेगा। 4 साल में जब 3,600 मिल रहा है तो सीधा सीधा यह बात बोलिएगा कि 1 साल में 900 रुपया मिल रहा है, और मिलेगा किस पे? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 15,000 रुपया। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दो। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 15 छक्का 90, यानी कि रेट जो होगा वह 6% होगा। बार बार बेसिक अपना रहे, कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम यही बात बोलेंगे कि बेसिक से ना जाइए। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि देखते हैं, बोल रहा है छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 10 मीटर के एक कमरे में रखा जा सकता है। अब खुद से सोचिए, यदि आप कमरे में हैं तो कमरा 2 ही आकार का होगा, या तो घनाभ के आकार का होगा और नहीं तो घन के आकार का होगा। तो यहाँ 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 10 मीटर दिया हुआ है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। क्योंकि यदि घन के आकार का होता तो उसमें सारा भुजा बराबर होता है। तो अब कमरे में रखेंगे छड़, तो कैसे रखें कि सबसे लंबा छड़ रखेंगे? तो आप बोलिएगा सर उस कोना से लेकर के इस कोना तक लेकर के, या फिर उधर से उस कोने से इस कोने तक लेके आइए, सबसे लंबा छड़ वही होगा। तो यह जो कोना कोना वाला बात होता है ना कि उस कोने से इस कोने तक आइए, तो यह हमारा विकर्ण होता है। और घनाभ का जो विकर्ण होता है यह होता है √L² प्लस B² प्लस H²। आपका L दिया हुआ है 10 मीटर का स्क्वायर, B दिया है 5 मीटर का स्क्वायर, और फिर H दिया है 10 मीटर का स्क्वायर। यदि आप यहाँ से करें 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर, और फिर 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। टोटल को यदि ऐड करेंगे तो 100 100 200 225 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से यदि इसका वर्गमूल निकाले तो 15 और 2 यहाँ मीटर स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो मीटर हो जाएगा। यानी कि उस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई जो होगी वह 15 मीटर होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और एक बात यह भी है कि यदि आप जा रहे हैं वॉल्यूम वाले पार्ट में या एरिया वाले पार्ट में, जहाँ क्षेत्रफल और आयतन निकालने की बात होगी, तो आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला के आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन छोड़ के आइएगा या फिर तुक्का मारिएगा, और तुक्का मारिएगा तो समझ लिए एक क्वेश्चन गलती नहीं हो रहा है आपका।
एक क्वेश्चन गलती होगा तो वो तो गया प्लस का 0.25 नंबर, आपके सही वाले में से भी गया। थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी थोड़ा हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 22-25 क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय क्रमशः 108 और 18 है, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है 108 और एचसीएफ दिया हुआ है 18। फिर आगे बोल रहा है यदि संख्याओं में से एक संख्या 36 है, पहला संख्या जो है बोल रहा है कि 36 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। फिर वही बात फार्मूला का यूज करेंगे क्या सर? बात वही होगा कि सर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यह फार्मूला आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो क्या बार बार हमें इसको यूज करेंगे क्या? कभी कभी दिमाग वैसे वहाँ भी चला लेते हैं जहाँ दिमाग का जरूरत हो, क्योंकि सारा लोग यहाँ काम करके जाएगा। जरा ऑप्शन को देखिए ना क्या कह दिया है। ऑप्शन दिया हुआ आपका 22, 54, 42 और 12। ऑप्शन दिया है 22, 54, 42 और 12। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या यह तरीका अपनाएंगे? मेरे दोस्त अपनाना जरूरी है, बिल्कुल अपनाएंगे, लेकिन यदि बिना अपनाए आंसर मिल जा रहा है, केवल यहाँ पे देख करके आंसर मिल जाए तो क्या जरूरी है यहाँ पे यह लिखना? आपको यह बात पता है कि कोई भी संख्या होता है वह अपने एचसीएफ का मल्टीपल होता है। कोई भी संख्या होता है वह अपने एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो देखिए ना जरा यहाँ पे कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। 18 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 22 कटेगा क्या? नहीं। 42 कटेगा? नहीं। 12 कटेगा? नहीं। मार के निकलो 54। इसमें यहाँ बनाने वाले जरूरत यहाँ क्या था कि एलसीएम सर जी 108, एचसीएफ 18, पहला संख्या 36 गुना N2, 36 तिया 108, 3 गुना 18 54। यह करना क्या जरूरत है यार? सीधा सीधा दिखाई पड़ा है कि एचसीएफ जो होता है, कोई भी संख्या जो होता है वह अपने एचसीएफ का मल्टीपल ही होता है, और एचसीएफ 18 दिया है, यानी कि दूसरा संख्या जो होगा 18 का मल्टीपल होगा, और 18 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही संख्या दिखाई पड़ रहा है 54। तो इस तरीका से कभी कभी जहाँ जरूरत पड़े वहाँ दिमाग को यूज करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार बेसिक से जाना कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगने का चांस बढ़ा देगा। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। 11 प्लेयर है और एक कोच है। बोल रहा है इनका औसत आयु जो है 18 वर्ष है। तो आप यही बोलेंगे सर 11 और एक 12, 12 आदमी का एवरेज जो दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। फिर वही बेसिक वाला बात कि 12 का योग कितना होगा, तो आप बोलेगा 18 गुना 12 216। अब आगे बोल रहा है यदि प्रशिक्षक की आयु सम्मिलित नहीं किया जाए, यानी कि कोच को नहीं सम्मिलित किया जाए, तो 11 आदमी बचेंगे। तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। पहले औसत 18 था, अब 1 वर्ष कम हो जा रहा है, यानी कि 17 हो जा रहा है। तो 11 का योग यदि देखेंगे तो बोलिएगा कि 11 आदमी है और औसत 18 से 1 कम हो जाए, यानी कि 17 हो जा रहा है। 17 में 11 से गुना कर लेंगे 187। खुद से सोचिए कि 12 आदमी का योग जो है 216 है, 11 आदमी का जो योग है 187 है, यानी कि जो बंदा चला गया उसका कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पे 9, 10 में से 8 गया 2, यानी कि जो बंदा गया हुआ है उसका जो आयु है 29 वर्ष है, यदि बेसिक अपना रहे हैं तब। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। बिल्कुल छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी का जो लेवल है ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। कंपेयर कर रहा है तीसरा संख्या से, तीसरा संख्या को 100 मान के चलेंगे। बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहला संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 30% कम होगा, बोलिएगा कि सर 70 होगा।
यह 37% कम होगा, बोलिएगा कि 63 होगा। अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरा संख्या पहला संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहली बात कि दूसरा संख्या पहला संख्या से कितना कम है, तो बोलिएगा सर 7 कम है। कंपेयर किससे किया है, पहला संख्या से। 70 नीचे लिखे गए, प्रतिशत पूछा है 100 से गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 10% कम है। तो क्वेश्चन को इस तरीका से बनाते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 9,680 रुपया और 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। 2 वर्ष में 9,680 और 3 वर्ष में 10,648। बात यही का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 2 वर्ष में 9,680 हो जा रहा है, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है 2 वर्ष का, और यहाँ 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 10,648। तो सबसे पहले बात, किस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं मेरे दोस्त, लगातार यदि साल दिया है दोनों साल का अंतर निकाल लीजिए कि कितना रुपया का अंतर दिया हुआ है। जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 9,680 और 9,680 और 10,648 अंतर कितना का है, तो आप बोलिएगा सर दोनों में अंतर 968 रुपया का है। सबसे पहली बात कि CI कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो आप बोलिएगा कि सर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि 2 साल तक जितना रुपया मिला होगा उसके ऊपर ब्याज लगा होगा, और उसके ऊपर ब्याज लगा है तो इतना हो गया है। तो 968 रुपया ब्याज मिला है, कितना पे, 9,680 पे, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 968 से 968 खत्म, बचेगा कितना, 10। आपका 10% जो होगा चक्रवृद्धि ब्याज का रेट होगा। इस तरीका से बनाने के अलावा यदि आप कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगने वाला है। हम क्या बोले कि लगातार साल दिया हुआ है, 2 साल 3 साल, यानी कि 2 साल में जितना रुपया ब्याज मिला होगा उसको अपने मूलधन में जोड़ा होगा, मिश्रधन मिला, और फिर पूरा मिश्रधन पे यह जो 9,680 से 10,648 हो रहा है, यानी कि पैसा बढ़ रहा है। तो पैसा कहाँ से बढ़ा होगा, तो आप बोलिएगा सर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया ना, ब्याज मिला हुआ है तो इतना हुआ है। तो 9,680 से 10,648 यानी कि 968 रुपया बढ़ गया, और कितना पे, तो 9,680 प्रतिशत निकलना है, 100 से गुना कर देंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% और 40% की क्रमिक छूट के लिए कुल छूट क्या है। 30% पहला डिस्काउंट जो है, दूसरा डिस्काउंट जो है 40%। बोल रहे हैं इन दोनों के जगह यदि एक डिस्काउंट दिया जाए तो कितना का दिया जाए। इसके लिए तरीका बहुत अपनाएंगे। यह भी बोल सकता है कि माइनस का 30 माइनस का 40 जो -30 गुना -40 बट्टा में 100, 2 0 से या 2 0 काट लेंगे, -30 और -40 माइनस का 70 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस में माइनस से गुना करेगा, प्लस हो जाए 3 चौका 12, तो माइनस का 70 और प्लस का 52, यानी कि माइनस का 58, और यह माइनस से यह सूचित कर रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप सीधा सीधा यह बात बोलिएगा कि 58% का डिस्काउंट दिए हुए हैं। या फिर यदि आप फ्रैक्शन ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं, 3/10, 40% ले रहे हैं, 2/5, यानी कि 10 रुपया पे 3 रुपया का छूट देंगे तो 7 रुपया में बेचेंगे। फिर 5 रुपया पे 2 रुपया का छूट देंगे तो बोलिएगा कि 3 रुपया में बेचेंगे। अब यहाँ से दे 10 × 5 = 50 और ये हो गया 7 × 21, 50 से घट के 21 हो गया। तो आप बोलिएगा कि सर जी 29 रुपये का छूट दिए हैं, कितना रुपया, 50 रुपया प्रतिशत निकलना है, 100 से गुना, 50 दूना 100, फिर इधर 29 में 2 से गुना कर लेंगे, 58% जो होगा वह हमारा छूट होगा। तो डिस्काउंट निकालने का तरीका बहुत होता है, आप जिस तरीका से अच्छा लगे, आपको जो सहज लगे वह तरीका अपना सकते हैं। तो मेरे दोस्त आशा करते हैं सेशन आपके समझ में आ रहा होगा। और एक बात यही बोल रहे हैं कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं।
यदि आप बीच में सेशन को छोड़ रहे हैं कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आइएगा 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, फिर जा करके वही माहौल वैसा क्रिएट कीजिए ना कि यदि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आकर के 4 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 घंटे किसी के पास चले गए, वहाँ दुनियादारी की बात स्टार्ट, तो आपका वो 4 घंटा पढ़ा हुआ बिल्कुल गया। यह बात ध्यान में रख लीजिए कि यदि 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। क्योंकि आपका जो पढ़ाई होगा ना वह माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे माहौल में रह रहे हैं। हम यहाँ 8 घंटा आके पढ़ लिए, घर पे गए, 4 दोस्त मिल गए, फिर वही पुरानी बातें, तो कुछ मिलने वाला नहीं है उस पुरानी बातों से। जो पढ़े हुए वह सारा का सारा गोल। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल के पास एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:1:2:1:2:1:3 है। फिर आगे बोल रहे हैं यदि राहुल के पास कुल 1120 रुपया तब 25 पैसों के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात मेरे दोस्त कि यहाँ जो अनुपात दिया हुआ बटा में दिया है, इसको हटाएंगे कैसे, या बटा वाला पोर्शन। तो आप देखिए कि यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, तो बोलिएगा 6। सारा संख्या में 6 से गुना कर लीजिए इधर, तो यह हो जाए आपका 6। 2 से 3 बार में काट देंगे, यह हो गया 3 और यह 3 से 2 बार में, यह हो गया 2। यानी कि 6:3:2 के अनुपात में हमारा सिक्का है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि टोटल जो रुपया है वह हमारा 1120 रुपया है। टोटल जो रुपया है 1120 रुपया है। तो सबसे पहली बात कि इसको यह पैसा में रुपया में चेंज करना पड़ेगा क्या, तो सीधा सीधा आप बोलिए कि सर 1 रुपया का 6 सिक्का, यानी कि यहाँ पे 6 रुपया मिला। 50 पैसा का 3 सिक्का, यानी कि 1.5 रुपया यहाँ पे मिला। और 25 पैसे का 2 सिक्का, यानी कि 25 दूना 50 पैसा, यानी कि 0.5 रुपया यहाँ पे मिला। तो टोटल आपका यह वाला रुपया कितना होगा, तो बोलिएगा 6, 1.5, 7.5 और यह आधा 8 रुपया। और इसी का मान दिया हुआ है कि 1120 रुपया। अब यहाँ से लीजिएगा 8 एकम 8, 3 8 चौका 32। एक रेशियो का जो मान आ गया आपका 140 आ गया। एक रेशियो का जो मान आ गया 140 आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यदि आपसे यह पूछा रहा था कि 25 पैसे का सिक्का कितना है, तो आप बोलते कि 2 रेशियो है। 50 पैसे का सिक्का 3 रेशियो, 1 रुपये का सिक्का 6 रेशियो। तो यदि 1 रुपये का सिक्का पूछता तो 6 से गुना कर देते, 25 पैसे का सिक्का पूछता 3 से गुना कर देते, 50 पैसा का पूछता 3 से, और यहाँ 25 पैसा का पूछता तो 2 से गुना कर देते हैं। लेकिन यह पूछा हुआ है कि 25 पैसा का जो सिक्का है उसका मूल्य क्या है। तो सबसे पहले 25 पैसा का कुल सिक्का कितना है, तो बोलिएगा सर 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मान 140 गुना 2, 280। 280 सिक्का है 25 पैसा का। और पूछा हुआ है कि कितना रुपया है, तो आपको मेरे दोस्त यह पता है कि 1 रुपये में कितना 25 पैसा होगा, तो बोलिएगा 4, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपया होता है। तो यहाँ यदि 4 से भाग देंगे 70 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 पैसे का जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है, 70 रुपया। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हुआ। और यह वाला जो क्वेश्चन होता है ना सिक्के वाला, एग्जाम में बिल्कुल आएगा, इस बात को ध्यान में रख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहे हैं दिए गए समूह की माध्यिका निकालें। वही माध्यमाधिका और बहुलक 10वीं क्लास में पढ़ के आए हुए थे, याद होगा। बोल रहे हैं दिए गए समूह की माध्यिका 5, 6, 7, 14। 5, 6, 7, 14, 11, 12, 13, 8, 11, 12, 13 और 8। बोल रहे इसका माध्यिका क्या होगा। वही 10वां क्लास का कहानी कि सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएं, तो वह तो काम करना पड़ेगा। हम भी यह बात बोले कि सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लें। तो 5, 6, 7, 8 सजाते हुए चले गए, यही इतना संख्या सजा लिए। उसके बाद बचा 11, 12, 13, 14।
टोटल संख्या कितना हो रहा है मेरे भाई, तो बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वही कि विषम संख्या हो सम संख्या हो, तो मेरे दोस्त भुला जाओ विषम संख्या और सम संख्या, बस एक ही बात जानो कि यदि विषम संख्या रहता तो उसका माध्यिका जो होता है या माध्य जो होता है बीच वाला होता, लेकिन यहाँ 8 संख्या दे हुआ है, यानी कि सम संख्या दिया हुआ है, सीधा 2 से भाग कीजिए। तो बोलेगा सर 8 संख्या दिए 2 से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, इससे क्या होगा, तो 4 मिल रहा है, तो 1 2 3 4, यह चौथा और पांचवा संख्या को जोड़ लो। तो बोलिएगा सर 8 और 11 19, हम बोल रहे हैं 2 से भाग दे दो, तो 19 में 2 से भाग देंगे 9.5 आ गया आपका माध्यिका। यही तो है माध्यिका यार। क्या जरूरी है कि विषम संख्या सम संख्या और वही 10 वाला फॉर्मूला याद करें, तो पता चला कि भूल गए हैं, क्वेश्चन छूट गए। कुछ नहीं, जब माध्यिका निकालना हो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख लें। यदि संख्या सम संख्या जो टोटल जो संख्या है उसका नंबर सम संख्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ 8 दिया हुआ है, 12 देता, 14 16 18 20 देता, तो जितना दिया उसको 2 से भाग करो। जैसे 8 दिया है 2 से भाग कर दिए 4, अब चौथा और पांचवा दोनों को जोड़ के 2 से भाग लेंगे, माध्यिका आएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और यह एक क्वेश्चन ना एक तरीका ना आपके एग्जाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यदि पूरा सेशन देख रहे हैं तो यह पहला सेट है, और अब से यह वादा करके जा रहे हैं कि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक डेली एक सेट आपको हम बनवाते रहेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त जान रहे हैं हम भी उस रास्ते से जो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं ना, हम भी अभी भी गुजर रहे हैं उस रास्ते से। क्योंकि आप जो यह तरीका अपना रहे हैं कि गए 2 घंटा कोचिंग करके आ गए, 3 घंटा आकर घर पे पढ़ लिए, उसके बाद से अपना मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, फिर छोड़ दो, फालतू की बातें हैं। जो तुम्हारा जो मन करता है ना, मेरा भी मन करता है कि घर गए कोचिंग से आकर के घर पे आकर के अच्छा से खाना पीना खा लिए, जाके दोस्तों के साथ मस्ती करें। कुछ मिलने वाला नहीं है, पूरा दुनिया जैसे घूम रहा है वैसे घूमते रह जाएंगे। जिस दिन खुद बन जाएंगे ना, खुद के ऊपर वर्दी चढ़ जाएगा मेरे दोस्त, बहुत ही साथी और दोस्त मिलेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवतीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है। सबसे पहला मेरे दोस्त बात यह आएगा आपके दिमाग में कि किसी चीज़ को पिघलाया जाता है तो आखिर किस चीज़ में परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ है, यदि आपको उसको पिघला करके कोई दूसरा आकार दे रहे हैं, दूसरा रूप दे रहे हैं, तो परिवर्तन किस चीज़ में होता है। तो आप यह बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को पिघला करके गला करके दूसरा चीज़ बना रहे हैं तो परिवर्तन जो होता है आयतन में होता है। आकार जो होगा बस उसके आयतन के बराबर होगा, दोनों का आयतन सेम होने वाला है। क्योंकि जितना मटेरियल किसी गोले को बनाने में लग रहा है, सेम वही मटेरियल बना उठा करके शंकु बना दे रहा है। इसका मतलब क्या है यार, कि दोनों का आयतन बराबर है। तो क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया जाता है, तो गोला को पिघलाइएगा तो सबसे पहले बात कि गोला का आयतन 4/3 पाई r3। इसको पिघला करके शंकु बनाया जा रहा है 1/3 पाई, इसका त्रिज्या r1 मान लिए, r1 का स्क्वायर और h, दोनों का आयतन तो बराबर होगा क्योंकि गोला को पिघला के शंकु बनाया जा रहा है। तो सीधा सीधा आप कीजिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। 4 गुना r3 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, r1 स्क्वायर h नहीं पता है हमको शंकु का त्रिज्या, लेकिन ऊंचाई पता है कि यह भी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर कट गया। अब आप यहाँ पे r स्क्वायर बराबर 12 गुना 4 है, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, 4 गुना 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर बराबर r1 का स्क्वायर, r1। 4 का वर्गमूल 2, 12 दो ठो है, 1 12 बाहर निकलेगा बराबर r1। तो 12 में 4 से गुना कर लेंगे, 48 सेंटीमीटर बराबर r1। या r1 का जो वैल्यू होगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो जब भी आप किसी चीज़ को पिघला के दूसरा चीज़ पिघला रहे हैं, यह बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि दोनों कंडीशन में आयतन दोनों का बराबर होगा। और जब आयतन बराबर हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ दिया रहेगा, एक ही चीज़ छोड़ा रहता है उसको फाइंड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार यह बात हम बोलेंगे कि फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और आप यह सोचिएगा कि हम फार्मूला लेके रट जाएं, रट के याद कर लें, कभी होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। फार्मूला यदि आप चाह रहे हैं कि हम रट करके पूरा याद कर लें, कभी नहीं होने वाला है। आप प्रैक्टिस में रहिए, लगातार प्रैक्टिस में रहिएगा, बार बार वो फार्मूला आएगा आपके पास।
और यह बात खुद का अनुभव बता रहे हैं कि बार बार यदि आप प्रैक्टिस में रह रहे हैं, फॉर्मूला बार बार आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिट कर जाता है, सेट कर जाता है दिमाग में। जैसे ही क्वेश्चन दिखाई पड़ा आपके दिमाग में फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 45 संख्याओं का औसत 150 है। 45 संख्या का औसत 150 है। बाद में यह पाया जाता है कि एक संख्या 46 को गलती से 91 लिखा गया है। अब 46 लिखना था लेकिन लिख दिए हैं 91। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात कि कौन सा तरीका अपनाएंगे, क्या योग निकालेंगे, क्या योग निकाल करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्या? तो मेरे दोस्त टाइम ज़्यादा लगने वाला। 46 से ज़्यादा हम लिखना 46 था लेकिन लिख दिया 91, तो कितना ज़्यादा लिख दिए हैं? तो आप बोलिएगा कि यहाँ 11 में से 6 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, 45 अधिक लिख दिए हैं। और संख्या कितना है? औसत पूछा है ना, क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि सही औसत क्या है। तो 46 लिखना था, 91 लिख दिए थे, जिसके वजह से इसका औसत जो है 150 है। 45 संख्याओं का औसत 150 है। तो सबसे पहला बात कि अधिक तो हम 45 लिख दिए हैं, तो औसत में त्रुटि कितना का हुआ है? तो अधिक लिखे हुए हैं, प्लस में जाएगा। कितना अधिक लिखे हैं? 45। संख्या कितना पे? 45 पे। तो बोलेगा 45 से 45 से करके, यानी कि +1, यानी कि एक औसत जो है ज़्यादा लिख दिए हैं, एक ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो 150 हुआ है। यानी कि जो ओरिजिनल औसत होगा इससे एक कम होगा। तो आप बोलिएगा सर 150 में से एक घटा देंगे 149 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि गलती से इतना को इतना लिख दिया गया है, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे दिमाग में कितना ज़्यादा या कम लिखा जा रहा है। ज़्यादा लिखा जा रहा है तो टोटल जो संख्या दी है उससे भाग दे करके जितना आ रहा है, यदि ज़्यादा लिखा है घटा देंगे, कम लिखा है जोड़ देंगे। बस यही तरीका अपनाइएगा मेरे दोस्त। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि बोल रहा है ए बी और सी क्रमशः 22 दिन, 40 दिन और 110 दिनों में काम कर सकते हैं। वर्क एंड टाइम तो भाई कुट कुट के पढ़ाए हुए हैं सबको। ए जो है 22 दिन, बी 40 दिन और सी जो है 110 दिन में काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की इसका एलसीएम, 22, 40, 110 का एलसीएम। सबसे बड़ा संख्या 110, 110 का मल्टीपल 110, 22 से कटेगा, 40 से नहीं कटेगा। दूसरा मल्टीपल 220, 22 से कटेगा, 40 से नहीं कटेगा। तीसरा मल्टीपल 330, किसी से नहीं कटेगा। चौथा मल्टीपल 440, यदि 440 लेंगे तो 22 से कटेगा, 40 से कटेगा, 110 सबसे कटेगा। 22 दूना 44, यह हो जाएगा 20, 40 से कम 40, 4, 40 से कम 40, 11 बार में और 4 बार में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एकांतर दिनों में ए को बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य समाप्त करेंगे। अब यह बोल रहा है कि ए तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन ए के साथ पहला दिन बी आ रहा है, दूसरा दिन सी आ रहा है। तो यदि ऐसे दोनों साथ दें तो काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो आप खुद से सोचिए कि यह पहला दिन हो गया या दूसरा दिन हो गया। पहला दिन ए के साथ आएगा बी और दूसरा दिन ए के साथ आएगा सी। तो आप बोलिएगा कि ए आएगा तो 20 को काम करेगा और बी आएगा तो 11 को काम करेगा। फिर दूसरा दिन जाइएगा तो ए आएगा तो 20 को काम करेगा और सी आएगा तो 4 को काम करेगा। तो टोटल की हम काम कितना? तो 20 है 11 31 और 20 है 4 24। तो आप बोलिएगा कि 2 दिन का काम कितना होगा? तो आप बोलिएगा यही कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम। तो पहला दिन में कितना काम करेगा? 31 को। दूसरा दिन में कितना? 24 को। तो 31 और 24 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 55 को। और टोटल काम करवाना है 440 में। अब सीधा सीधा दिखाई पड़ा कि 55 में 8 से गुना कर देंगे 440 हो जाएगा, और इधर भी 2 में 8 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि 16 दिन में 440 काम समाप्त कर देगा लोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त 16 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ये 4500 के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। ये जो है 4500 रुपया लगा करके कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है
और 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी के साथ सम्मिलित हो जाता है। अब बी जो है 4 महीना के बाद कुछ पूंजी के साथ सम्मिलित हो जाए, पूंजी नहीं पता है, एक्स लिख लिए, लेकिन यह पता है कि यह 4 महीना बाद आया हुआ है। आगे बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:4 है तो व्यवसाय में बी का योगदान क्या है। 1 वर्ष के बाद, यानी कि यह 12 महीना काम कर रहा है और यह 4 महीना बाद आया था, यानी कि 8 महीना काम कर रहा है। तो सीधा सीधा बात की 4 तियां 12 और 4 दूना 8। यदि यहाँ से ले तो 45 गुना 3 135 00 और बटम में 2x। इनके जो लाभों का अनुपात है यह बोल रहा है 3:4 है। जरा काट दीजिए, 3 से बोलिएगा कि सर 45 बार में कट जाएगा 4500, 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4500 और गुना का 2, यानी कि b जो है 45 गुना 9,000 रुपया लेकर के कार्य में सम्मिलित हो रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का है, साझेदारी का क्वेश्चन है, और साझेदारी का जो क्वेश्चन होता है जिस अनुपात में आप धन लगाए हुए उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, या फिर आप कितना टाइम तक कितना धन लगा रहे हैं इस अनुपात में आपको धन मिलेगा। और बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त जब समय ना दिया रहता है कि कितना दिन के लिए धन लगाया जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पूरा 1 साल यानी कि 12 महीना जो होगा हम ले करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है जरा देखिएगा, बोल रहे हैं अमृत प्रत्येक 300 रुपये में 5 कॉलिन खरीदता है। एक कॉलिन का दाम 300 है, 3000 है और 5 कॉलिन खरीदता है। तो सबसे पहले सीपी, एक कॉलिन का दाम 3000 और 5 कॉलिन खरीदता है, तो बोलिएगा 3 बचे 15,000 रुपया उसका सीपी हो गया। फिर आगे बोल रहे हैं बेचने के दौरान उसने 2 पर 25% का लाभ। अब 2 जो कॉलिन बेच रहा है SP1, एक कॉलिन का दाम 3000 है तो 2 कॉलिन का दाम 6000 रुपया होगा, और इस पे यह क्या कर रहा है कि 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 125%। कोई भी चीज़ जब लाभ पे करते हैं तो 100 में जोड़ देते हैं और हानि पे बेचते हैं तो 100 में घटा देते हैं। तो 25% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि 125%। अब आप यहाँ से देखिए तो 25 × 125 और 25 × 100, 4 से काटिएगा 15 बार में, 15 बचे 7500 रुपया। यह 2 जो कंबल बेचा हुआ है उसका दाम हो गया। फिर आगे बोल रहा है और शेष 20% की हानि पे 2 बेच दिया 7500 में, टोटल कंबल खरीदा था 5, अब बचा हुआ है 3 कंबल का दाम कितना हो जाएगा 9000 रुपया। अब इसको यह क्या कर रहा है कि 20% की हानि पे बेच रहा है, तो बोलेगा सर 80% पे बेच रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 8 72, 7200 रुपया में बेच दे रहा है। तो टोटल जो आपका SP होगा वह कितना होगा, तो 7500 और 7200, 0 0 5 2 7 और 7 7 14, यानी कि 14700। खरीदा था 15000 में, बेच दिया 14700 में। तो बोलिएगा कि सर लॉस हो गया। कितना का लॉस हुआ है, तो 15000 में खरीद के 14700 में बेच दिया, 300 का लॉस हुआ है। कितना पे, 15000 पे। प्रतिशत पूछा है, 100 से गुना करें, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूना 30, यानी कि 2% के हानि पे वह टोटल जो सामान है अपना बेच रहा है। लाभ और हानि का क्वेश्चन था यह, और यह जो लाभ हानि आपका दिया हुआ है थोड़ा सा इधर उधर होते रहेगा, जो लेवल जो होगा थोड़ा सा इधर उधर होते रहेगा। और यह जो क्वेश्चन आ रहा है ना, लेवल की यदि बात होगी तो लेवल तो उतना हाई तक अंत तक लेके जाएंगे जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले प्रॉफिट लॉस जो पढ़ाए हुए हैं जरा देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन सा लेवल का क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार इसमें। थोड़ा सा आपको यह बात पता रहना चाहिए कि किसको बनाते कैसे हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा बनाएंगे कैसे। अब जब बात
सिंप्लीफिकेशन का आता है तो आपको बोडमास का नियम पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि इसमें यह वाला जो कोष्ठ होता है यह छोटा कोष्ठ होता है, या मझौला कोष्ठ या बड़ा कोष्ठ। ऐसे जो कोष्ठ होता है इसको छोटा बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। यह वाला जो होगा मझौला होगा, बीच वाला, और यह वाला होगा बड़ा वाला कोष्ठ। तो सबसे पहला काम कि छोटा वाला कोष्ठ का काम करते हैं। आप वैसे ही जैसे दिया लिख लीजिए, 29 माइनस का 13 प्लस का 12 भागे 8 में से 2 गया 6। एक कोष्ठ का कहानी खत्म कर दिए। गुना का 5 भाग का 3। 29 माइनस का 13 प्लस 12 में 2 6 से भाग देंगे 2, दूसरा कोष्ठ का काम खत्म। 29 माइनस का 13 2 15 गुना 5 भागे 3। 29 माइनस का 15 गुना 5 भागे 3, 3 पचे 15। तो 29 और माइनस का 50 25 4। इस दोस्तों यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। और आपको यदि यह बात पता है कि सबसे पहला जो काम होगा कि छोटा कोष्ठक का काम करेंगे, उसके बाद मझौला, उसके बाद बड़ा, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि लेवल ऊपर लेकर के जाएगा इससे आगे। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसा नहीं है कि यह पहला सेट है और इस सेट के बाद खत्म हो जाएगा। कोई भी वैसा सेट नहीं होगा जहाँ सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन ना होगा। और हम आपसे सिंप्लीफिकेशन का एक एक क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे। लेवल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। जो भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, हमारा कोशिश यही रहेगा मेरे दोस्त कि सारा जो भी टाइप है वैसा कोई टाइप ना छूटे जिसके वजह से आप लोग परेशानी में पड़े, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। यदि आप कल को सफल हो जाओगे ना तो बोलोगे कि हाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे थे। और दोस्तों जितना आपको खुशी होगा ना सिलेक्शन लेने के बाद, उससे ज़्यादा हमको खुशी होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हुआ है। देखते हैं और अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात कि आयत का परिमाप क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई भी कुछ आकृति हो, यदि परिमाप का बात होता है, सपोज यह आयत हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, कोई भी फिगर हो, परिमाप क्या होता है। आप इस बिंदु से चलना स्टार्ट कीजिए और ऐसे घूमते हुए जाइए और फिर इसी बिंदु पे आके मिल जाइए। जितना दूरी तय करेंगे ना वही परिमाप होगा। या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना, ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे आकर के मिल गए, यह परिमाप होगा। वृत्त है, किसी बिंदु से स्टार्ट किया, ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ तक आ गए, फिर परिमाप हो गया। तो बस वही बोल रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर लंबाई और चौड़ाई ही होता है। यदि यहाँ देखें यह एल हो गया, यह एल हो गया, यह बी हो गया, यह बी हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गया। तो बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एक बार एल जाएंगे, फिर यहाँ से एक बार यहाँ जाएंगे, बी जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, एल आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, बी आएंगे। तो आप बोलिएगा एक और एक 2 एल और प्लस का 2 बी, दोनों में 2 2 कॉमन है, निकालिएगा तो बोलिएगा 2 × एल प्लस बी। तो परिमाप यही तो होता है आयत का। तो यदि आप फार्मूला पूरा है, थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज कीजिए कि आखिर बोल क्या रहा है। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका परिमाप जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है और आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यह दे दिया 20 सेंटीमीटर। 2 एल प्लस बी, एल का मान हो गया 3 रेशियो, या इसको 3x मान लिए, बी है 2 तो 2x मान लिए, बराबर 20। 2 3 और 2 5x बराबर 20। 5 दूना 10 से यह 20 2 बार में x का माना गया 2। अब क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह 3 रेशियो है, एक रेशियो का मान 2 आ रहा है, तो 3 रेशियो का मान 3 × 2 6 होगा, और यह 2 रेशियो का मान 2 × 2 4 होगा। क्षेत्रफल पूछा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर, तो बोलेगा 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि P अनुपात Q बराबर 6:5, फिर बोल रहा है Q अनुपात R बराबर 4:3। तो पूछा हुआ है कि Q प्लस R बटा P क्या होगा, Q प्लस R बटा P क्या होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात कि P और PQR का अनुपात क्या है जरा देख लेते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ P का वैल्यू 6 है, Q का वैल्यू 5 है, लेकिन जैसे ही आ रहा है Q का वैल्यू 4 हो जा रहा है। तो 2-3 तरीका होता है अनुपात निकालने का। आप बोलिएगा कि सर यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो इसमें 4 से गुना यदि कर लेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा Q का मान, और यहाँ भी यदि 5 से गुना कर लें तो 4 5 20 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यह तरीका जो होता है ना, यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, इस वजह से आपको बनाने में आसानी होगा। लेकिन जहाँ 3 4 AP की अनुपात Q अनुपात R अनुपात S ऐसे दे देना, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R हमको निकालना है। P का रेशियो निकालना है, 6 में 4 से गुना कीजिए 24। अब Q का रेशियो निकालना है, तो Q में Q से गुना कीजिए, तो 5 में 4 से गुना करेंगे 20। R निकालना है, 5 में 3 से गुना कीजिए 15। यानी कि P का जो है 24 रेशियो मान है, Q का मान 20 रेशियो और R का मान 15 रेशियो। क्वेश्चन में पूछा है कि Q प्लस P और बटा में R। Q का मान हो गया 20, R का मान हो गया 15 और P का मान हो गया 24। तो 20 और 15 35 बटा 24 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीक़ा से दोस्त अनुपात को हम निकालेंगे, क्योंकि अनुपात निकालने का सबसे सरल तरीका होता है यह वाला, सबसे सरल तरीका। बार बार आप गुना कीजिएगा, इससे एक स्टेप और ज़्यादा है तो फिर एक बार गुना करना पड़ता आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूषण एक वस्तु 1500 में खरीदता है और इसे अमित को 2000 में बेचता है। यार कुछ है ही नहीं, CP बोल रहा है 1500, क्वेश्चन कहाँ है, कुछ GD का क्वेश्चन आया हुआ है। SP बोल रहा है 2000, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है क्या होगा। तो बोलिए कि 1500 में खरीद के 2000 में बेच रहा है, यानी कि फ़ायदा जो होगा 500 का होगा। कितना पे, 1500 पे। प्रतिशत पूछा है 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ 5 से काट देंगे 100 बार में, 5 से काट देंगे 3 बार में, 100 बटा 3 यानी कि 33.1/3% या 33.33%। कभी कभी होता है SSC GD इतना ईजी सवाल पूछेगा ना कि हंसी आता है, देख कर हंसोगे कि यार क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ, क्वेश्चन पूछने वाला है, नौकरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। घर पे बउआ जो होगा 4था 5वां पढ़ रहा हो, वो लोग बनाएगा ऐसे क्वेश्चन कि 1500 में खरीद के 2000 में बेचे हुए हैं। तो कभी कभी SSC GD होता है ना, खेलने लगता है कि आओ बाबू तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। और इसी सब के वजह से जानते हो एक चीज़ आ गया, नॉर्मलाइजेशन, कि क्वेश्चन का लेवल इजी था तो क्या है कि नंबर ज़्यादा मिलेगा। अरे बुढ़वा, क्वेश्चन का लेवल इजी करने के लिए कौन बोला सबको बराबर बनाओ। क्वेश्चन का लेवल इजी क्यों कर रहे हो, सबका पेपर बनाए तो बराबर बनाओ कि सब लड़का अपना अपना दम लगाएगा। अब एक में लेवल हाई करोगे, एक में लेवल लो करोगे, तो तुम्हारा गलती है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक लड़का 60 किलोमीटर की यात्रा करता है, डिस्टेंस टोटल कवर करना है उसको 60 किलोमीटर। आगे बोल रहा है कि वह दूरी का 1/5 भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूरी का 1/5 भाग यानी कि 60 का 1/5 भाग, बोलिए कि सर 12 किलोमीटर जो है वह किस गति से तय करता है। तो बोल रहा है कि 1/5 भाग की यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बोलिएगा टाइम कितना लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और किस स्पीड से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो बोलिएगा सर 12 से 12 कट जाएगा, एक बार में किलोमीटर से किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा का समय लेगा। अब फिर आगे बोल रहा है कि यदि वह 5 घंटे में कुल दूरी तय करता है तो शेष दूरी के लिए गति क्या है। 1 घंटा दूरी तय कर लिया, या 12 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा का समय ले लिया, टोटल समय दिया है 5 घंटा। तो सबसे पहली बात कि 1 घंटा हम अपना टाइम खराब कर लिए, बचा मेरे पास 4 घंटा, और 4 घंटा में हमको 60 किलोमीटर से 12 किलोमीटर चल गए, यानी कि 48 किलोमीटर चलना है।
तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 4 से काट दीजिए 12 बार में, यानी कि जो बचा हुआ दूरी है उसको भी चलने के लिए आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा का ही स्पीड चाहिए। बस यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, यदि 24 पुरुष से काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 3 पुरुष समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। वही हलवा वाला क्वेश्चन, 24 पुरुष 15 दिन में काम कर रहे हैं। इसके पहले बताए थे कि M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2, यह बताए हुए थे आपसे। तो यहाँ पे जैसे कि आएंगे, बोल रहे हैं कि 24 पुरुष काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 36 पुरुष काम को कितना दिन में करेंगे। तो 36 पुरुष D2 पूछा हुआ है कितना दिन में करेंगे, तो आप सीधा बोलिए ना, यहाँ से 24 देखे 36 और यह 10 बार में कट जाएगा, यानी कि D2 जो होगा 10 होगा, 10 दिन में या 36 सारे मिल करके काम को कर लेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है यह सब। लास्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल रहे हैं 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। टाइम दिया है 18 सेकंड, पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ समय दिया है सेकंड में, और यहाँ हमारा जो चाल दिया है किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो आप बोलिएगा 120 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यदि आप काट रहे हैं तो 6 से काटेंगे 3 बार में, और 6 से काटेंगे या 40 बार में, तो 40 बचे 200/3 मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 200/3 मीटर चल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा कि 18 सेकंड में कितना चलेगा। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया 200/3 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम हो गया आपका 18 सेकंड। प्रति सेकंड से सेकंड या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 बार कट जाएगा, और 200 में 6 से गुना कर लेंगे, 1200 मीटर जो होगा वह कवर करेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर यहाँ 5/18 से क्यों गुना किए। तो मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था। किलोमीटर, सबसे पहला बात, मीटर से किलोमीटर बनता है और मिनट से सेकंड से मिल करके घंटा बनता है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो बोलिएगा सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 घंटा है, इसको हम किस चीज़ में बदल रहे थे, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदल रही है, अब घंटा को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, और जो 60 मिनट होता है वह हमारा होता है 1 घंटा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड होगा। तो आप 20 से 20, 2 से 5 बार में और 2 से 18 बार में, यानी कि 5/18 जो आ रहा है, यही 5/18 से गुना करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें, क्योंकि DI का क्वेश्चन था, और DI यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमको दिक्कत था DI को सॉल्व करवाने में, क्योंकि क्वेश्चन पेस्ट करना और फिर क्वेश्चन को वहाँ फिगर बनाना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मेरे दोस्त, इस वजह से DI नहीं कर। DI के लिए जहाँ तक बात रहा मेरे दोस्त, एक बात याद रखिए कि DI का क्वेश्चन 5 आएगा। कोई भी पेपर होगा SSC GD का, उसमें DI का 5 क्वेश्चन आएगा। डाटा इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, डाटा आरेख या पाई चार्ट वगैरह बोलते हैं ऐसे, तो 5 क्वेश्चन आने वाला है। और DI के लिए जहाँ तक रही बात, तो हम क्लास ले लेंगे, ऐसे DI का क्लास ले लेंगे, क्योंकि हर सेट में 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा हम हट करके और DI के लिए 5 या 6 क्लास ले लेंगे। 5-6 क्लास में DI तो इतना बढ़ा देंगे ना कि चाहे लेवल कुछ भी हो, नीचे से हो या ऊपर से हो, आप छोड़ के आने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि आप अब फौजी बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है। SSC GD जो है वहाँ से आपको पैरामिलिट्री में जाना है, तो पैरामिलिट्री में जाना है तो खाने के लिए दोस्त खोज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घूमने के लिए, मेले में जाने के लिए दोस्त खोज लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जब नौकरी लेने की आएगी तो वहाँ किसी दोस्त की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्ती वहाँ तक ही सीमित रह जाता है
जहाँ तक हमारा और आपका लेवल है। जिस दिन आप अपने दोस्त के लेवल से थोड़ा सा आगे जाइएगा, समस्या आना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। आप साथ में दौड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़िए अपने दोस्त के साथ। जिस दिन अपने दोस्त के पैर कदम में कदम मिला के चल रहे हैं तब तक ठीक है। जब आगे ऐसे निकलना स्टार्ट कीजिएगा ना, उसके मन में थोड़ा सा जलन होगा कि क्यों आगे निकल रहा है। पूरा दुनिया, यह दुनिया का नियम है दोस्त, सब कोई चाहता है कि आप जो है ना ऊंचाई पे रहिए। यहां मान लीजिए पहला बंदा है, यहां दूसरा बंदा है, यहां पे एक का लेवल नीचे है, दूसरा का लेवल नीचे है। यह बोलेगा कि यार तुम भी कुछ करो, कुछ करके मेरे लेवल में आ जाओ, मजा आएगा साथ में। लेकिन जिस दिन यह वाला बंदा ना यहाँ पे जाएगा, उस दिन इसको दिक्कत होने लगेगा, हमसे ज़्यादा ऊपर जाओगे, हीरो बन रहे हो। और मेरे दोस्त वही कहानी या सेम तुम्हारे भी लाइफ में होने वाला है। कोई भी दोस्त साथ काम नहीं देगा, कोई भी दोस्त होगा आपका साथी होगा, मित्र होगा, आपका काम निकालेगा ही नहीं। जिस दिन आप ऊपर जाइएगा उससे आपसे मुंह फुला के बैठ जाएगा। देखते हैं आर्मी का जो दौर होता है ना, उसमें एक साथ 30, 40, 50, 100 लड़के दौड़ते हैं, और कैंपस के अंदर जाते जाते एक साथ बैठते हैं, वहाँ तक सही है। लेकिन जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि मेरे मम्मी पापा का सपना है, मेरा सपना है आर्मी जाना है, जाके दम लगाना है। आप अपना दम लगाइएगा, अगला बंदा अपना दम लगाएगा, लेकिन आप वहाँ पे दौड़ निकालिए, उसको दिक्कत होगा। नहीं निकला, उसका नहीं निकला, इस बात से दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि मेरे साथ में दौड़ने वाला लड़का यार निकाल लिया। जलन होता है, सबको होता है। तो मेरे दोस्त, दोस्ती यारी 6 माह के लिए हम यही बात बोल रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है, पूरा दोस्ती यारी से माहौल, दोस्ती यारी वाला माहौल हटा दीजिए। खुद को वैसे रखिए ना कि जितना घंटा आपका आँख या खुला रह रहा है, आप अपने काम में इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि दुनियादारी पे जाइएगा फिर जो पढ़ रहे हैं वो भूल जाइएगा। तो मेरे दोस्त ज़्यादा बात ना कहेंगे, यही कहेंगे कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो जी जान लगा के कीजिए। आप यदि मेहनत कर रहे हैं जी जान लगा के कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि हमसे यदि नहीं होने वाला है, आपके दिमाग में ऐसा बात यदि चल रहा है कि हमसे नहीं होगा, SSC GD हम क्रैक नहीं कर सकते हैं, मेरे दोस्त यही बात बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आपके मन में इस बात का डर बैठा हुआ है कि क्या हमसे एग्जाम निकलेगा, यदि यह बात आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो यह बात हम बोल के जा रहे हैं कि आपसे सच में एग्जाम नहीं निकलेगा। यदि आपके दिमाग में यह बैठा हुआ है बात कि क्या हमसे एग्जाम निकलेगा, तो आज लिख के रख लीजिए कि एग्जाम निकलने वाला नहीं है आपसे। और आपके अंदर यदि जुनून है कि नहीं हमको एग्जाम निकलना है, तो यह भी याद रखिएगा कि दुनिया का कोई माई का लाल जो है आपका एग्जाम रोकने वाला नहीं है, रिजल्ट रोकने वाला नहीं है। बस अंदर का अपना जुनून जगा के रहिए। और कितना लोगों के मन में यह बात होता है मेरे दोस्त, क्या है दौड़ रहे हैं, दौड़ निकाल लेंगे, एग्जाम का बात होगा, बाबूजी पैसा दे देंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख पैसा दे देंगे। तो सुन मेरे दोस्त, एक बात बता रहे हैं, यदि पैसा दे करके फौजी बनना रहता ना, तो इंडिया में एक बड़ा ही अच्छा आ रहा है बहुत सालों साल से यह वाला चीज, दहेज। कितना कानून बना, कितना कानून पास हुआ है, दहेज बंद, दहेज बंद, दहेज लेता देता है लोग। और सुनो, यदि कोई पिता ना अपने लड़की के लिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपया दहेज दे सकता है लड़की के शादी के लिए, इतना दहेज दे सकता है ना मेरे दोस्त, तो यह भी याद रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता 4-5 लाख जॉब के लिए भी दे देंगे। कोई भी पिता होगा जो 4-5 लाख रुपया दहेज दे सकता है, वह 4-5 लाख रुपया जो होगा बेटे के नौकरी के लिए भी दे सकता है। और यदि ऐसा संभव होता है मेरे दोस्त कि 4 लाख 5 लाख देने से नौकरी हो जाने वाला है ना, तो एक बात याद रखिएगा, इंडिया के हर घर से एक फौजी होता। यदि 5 लाख देने से फौजी बन जाना होता तो हर घर से एक फौजी होता। तो यह सब फालतू की बात है कि पैसा दे करके हमें अपने एग्जाम नहीं, कोई पैर भी काम आने वाला नहीं है। जमाना डिजिटल हो गया, जब होता था तब होता था, वो भी किसी के हकीकत या बात पता नहीं है कि हाँ होता है। क्योंकि आप जब जाइएगा ना मेडिकल वगैरह के लिए जाइएगा, आर्मी के लिए लड़के बोलते हैं खुद से दौड़ते हैं, दौड़ निकालते हैं, मेडिकल में जाने के बाद चड्डी तक खुलवा लेता है। अब इससे आगे क्या कहें, आप जो अंदर निकर पहन के जाता है उसको खुलवा करके अपना देता है, लो पहनो। किस बेस पे आपका मेडिकल होगा? लीलार पे मोहर मरवा के जाइएगा, पकड़ के फेंक देगा सब बाहर। तो मेरे दोस्त यह सब फालतू की बात है, दिमाग से निकाल दीजिए यह सब बात, जी जान लगा के तैयारी कीजिए।
आपके तैयारी में जितना सहयोग होगा उतना सहयोग हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, तो आगे के जैसे फैला दीजिए इसको, आगे के जैसे वीडियो को फैला दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।